हेलो फ्रेंड्स, स्टडी टिप्स विद संजय में आपका स्वागत है। आज हम इस वीडियो में 2022-23 के बजट, केंद्रीय बजट की चर्चा करेंगे, उसका एनालिसिस करेंगे पीटी और मेंस दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आइए देखते हैं केंद्रीय बजट 2022-23 में क्या खास बात है। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि इस बजट की तीन महत्वपूर्ण बातें हैं। सबसे मुख्य बात जो दूसरे बजट से इसको अलग करता है वो है इसमें कैपिटल एक्सपेंडिचर को काफी बढ़ाया गया है। कैपिटल एक्सपेंडिचर पूंजीगत खर्च अर्थात वैसे खर्च जिससे एसेट का निर्माण होता है, जो आगे भी अर्थव्यवस्था के काम में आता है। तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और कैपिटल एक्सपेंडिचर को आप समझते होंगे। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में क्या है, हम लोग सैलरी पे करते हैं, इंटरेस्ट पेमेंट करते हैं, तो उसका हमें आगे कोई लाभ नहीं होता इस सेंस में कि अर्थव्यवस्था के लिए उसका महत्व इस रूप में नहीं है कि हाँ कोई एसेट का निर्माण हुआ। लेकिन कैपिटल एक्सपेंडिचर की खास बात यह है कि इसमें अगर खर्च बढ़ाया जाए तो आगे अर्थव्यवस्था को एक्सपैंड करने में मदद मिलती है। तो ये इसकी खास बात है। दूसरा, ये इस बजट की खास बात ये है कि इसमें इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पे काफी ध्यान दिया गया है और संरचना के विकास पर बहुत जबरदस्त जोर दिया गया है। गति शक्ति के अंतर्गत उसको हाईटेक बनाने की कोशिश की गई है और जहां तक हो सके डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स को या डिफरेंट मिनिस्ट्रीज को एक प्लेटफॉर्म पर लाकर और तब अर्थव्यवस्था को एक्सपेडाइट करने की कोशिश की गई है। तीसरी महत्वपूर्ण बात इस बजट की ये है कि इसके अंतर्गत हम देखते हैं कि जो अर्थव्यवस्था के अंतर्गत डिजिटल करेंसी की शुरुआत का ऐलान किया गया है। डिजिटल करेंसी जिसकी अब तक चर्चा हो रही थी काफ़ी समय से कि भारत में आएगा या नहीं आएगा या इसको बैन कर दिया जाएगा। जैसे आरबीआई या हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के कुछ ऑर्डर्स भी इस संबंध में आए थे, लेकिन फाइनली सरकार ने इस बात को माना है कि नहीं, डिजिटल करेंसी की शुरुआत होगी और डिजिटल करेंसी के ट्रांजैक्शन पर कर भी लगाया जाएगा जो 30% है, जिसको हम आगे भी देखेंगे। तो अब आइए इन तीन महत्वपूर्ण बातों की चर्चा करने के बाद हम लोग चर्चा करते हैं कि क्या क्या मुख्य बात है इसमें। सबसे पहले आपको देखना है यहाँ पे कि भारत की आर्थिक वृद्धि 9.2% अनुमानित है। इस बजट की का जो सबसे पहला डेटा जो आप देख रहे हैं 9.2% जो ग्रोथ रेट है वह अनुमानित है। कब? चालू वित्त वर्ष में। दूसरी महत्वपूर्ण बात है 14 क्षेत्रों में उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत 60 लाख नए रोजगार का सृजन होगा। मतलब 14 ऐसे सेक्टर्स हैं जिनके सहारे सरकार ने इस बात का ऐलान किया है कि 60 लाख नए रोजगार जनरेट होंगे। इसके अलावा प्रोडक्शन लिंक्ड जो स्कीम है उसमें भी इस बात का पोटेंशियल है कि 30 लाख करोड़ रुपए के अतिरिक्त उत्पादन बढ़ाने की उसमें क्षमता है। प्रोडक्शन लिंक्ड जो स्कीम आई थी जिसकी चर्चा मैं अपने पहले पुराने वीडियो में कर चुका हूं, उसमें पोटेंशियल इस बात का है कि 30 लाख करोड़ आप कह सकते हैं सरप्लस प्रोडक्शन का उसमें पोटेंशियल है। एक और खास वर्ड आप इस बजट में देखेंगे वो है अमृतकाल। आप जैसा कि जानते हैं कि 75 साल पूरे हो चुके हैं आज़ादी के, तो अगला जो 25 साल है उसको अमृतकाल कहा गया है और ऐसा माना जा रहा है कि अब भारत इस अमृतकाल में प्रवेश कर जाएगा। और अमृतकाल में प्रवेश करने का सिग्निफिकेंस क्या है, महत्व क्या है? वह महत्व ये है कि इसके अंतर्गत अर्थव्यवस्था में कुछ ऐसी बातें हैं जिस पर विशेष बल दिया जाएगा, जिसमें पहला है पीएम गति शक्ति, दूसरा है समेकित विकास इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट, तीसरा है उत्पादन संवर्धन निवेश सनराइज अवसर ऊर्जा संक्रमण और जलवायु कार्य। उसके बाद निवेश को वित्तीय इन्वेस्टमेंट को वित्तीय मदद फाइनेंशियल सस्टेनेबिलिटी दी जाएगी उसको। ये चार ऐसी बातें हैं जिस पर इन 25 सालों में अर्थात जब 100 साल कंप्लीट हो जाएंगे, अमृतकाल में प्रवेश करने का यह मतलब है कि 75 साल पूरा हुआ है तो अमृतकाल में प्रवेश कर रही है भारत। और इसके लिए पीएम गति शक्ति, समेकित विकास, उत्पादन संवर्धन इत्यादि और निवेश को वित्तीय मदद, इन चार बातों पे विशेष रूप से बल दिया जाएगा ताकि अर्थव्यवस्था को एक्सपैंड करने में, उसको आगे बढ़ाने में और वैश्विक पटल पर इसको सबसे मजबूत अर्थव्यवस्था के रूप में बनाने में सहयोग मिले। आप इसको ऐसे आप देख सकते हैं इन्फोग्राफिक्स के माध्यम से।
जैसा मैंने पहले भी बताया है कि 14 ऐसे सेक्टर्स हैं जिनमें प्रोत्साहन योजना को लागू करने पर 60 लाख नए रोजगार मिलेंगे, साथ साथ प्रोडक्शन में भी 30 लाख करोड़ की मदद मिलेगी। अब जरा हम पीएम गति शक्ति की बात कर लें, जिसकी काफ़ी चर्चा है। तो सबसे पहले तो मैं बता दूं कि पीएम गति शक्ति क्या है। पीएम गति शक्ति केंद्रीय सरकार द्वारा शुरू की गई एक योजना है, एक स्कीम है, जिसके अंतर्गत 16 मिनिस्ट्रीज को एक डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाया जाएगा, जिसमें निश्चित रूप से आप कह सकते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़े सेक्टर्स भी रहेंगे, जैसे रेल, रोड इत्यादि। तो इस पीएम गति शक्ति के माध्यम से इंफ्रास्ट्रक्चर पर तो जोर देना ही है, साथ साथ इसके लिए आवश्यक जो लॉजिस्टिक्स है उसको भी मजबूत करना है, उसको भी मुहैया कराना है। जैसे इसमें देखिए बजट में क्या कहा गया है, पीएम गति शक्ति को बढ़ावा देने के 7 कारक, आपको इसको याद रखना है, जिसको अंग्रेजी का बजट आप पढ़ेंगे तो उसमें 7 इंजिन्स कहा गया है। 7 कारक, प्रश्न भी बन सकता है इस पर। पीएम गति शक्ति बजट, वर्तमान बजट में जो पीएम गति शक्ति के 7 इंजन की बात की गई है वो कौन कौन है, उनमें कौन शामिल नहीं है, क्या शामिल नहीं है वगैरह, तो आप ध्यान रखें। पीएम गति से में जो 7 इंजन, 7 कारक की जो बात की गई है वो है सड़क, रेल मार्ग, हवाई मार्ग, विमानपत्तन, माल परिवहन, जल मार्ग और लॉजिस्टिक्स और संरचना। लॉजिस्टिक और संरचना का मतलब शायद आप समझ रहे होंगे, जैसे आपको अगर कोई काम करना हो, जैसे आपको ट्रक से किसी चीज को एक जगह से दूसरी जगह ले जाना है, तो आपको, आपके पास साधन है, पूंजी है, लेकिन साथ साथ वो सारी व्यवस्था भी होनी चाहिए ताकि आप अपने सामान को एक जगह से दूसरी जगह ले जाके, जैसे कि आप मान लीजिए आपको एक ट्रक या गाड़ी की जरूरत पड़ेगी, आपको कुछ लेबर की जरूरत पड़ेगी, आपको कुछ ऐसे सामान की जरूरत पड़ेगी जिसकी सहायता से आप इस काम को अंजाम देंगे। तो ये सारी चीजें उपस्थित हों तभी आप एक जगह से दूसरी जगह किसी चीज को कैरी कर सकते हैं। तो यहाँ लॉजिस्टिक अवसंरचना के लिए मैंने एग्जाम्पल दिया है। कहने का मतलब कि जो जितने जो इंफ्रास्ट्रक्चर संबंधी जो आप कह सकते हैं फैक्टर्स हैं, सड़क, रेल मार्ग, हवाई मार्ग, विमानपत्तन, माल परिवहन, जल मार्ग वगैरह, तो इन सब के माध्यम से हमारा हमारा जो पर्पस है वह पूरा हो, इसके लिए वो एक इन्वायरमेंट तैयार करना और वो सारी चीजों का उपलब्ध होना, उसी को हम बोलते हैं लॉजिस्टिक अवसंरचना। तो पीएम गति शक्ति के अंतर्गत इन सारे 7 अवयवों पर विशेष रूप से बल देने की घोषणा की गई है। अब पीएम गति शक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान में क्या है? पीएम गति शक्ति मास्टर प्लान के दायरे में आर्थिक बदलाव के सभी 7 कारक निर्बाध बहुपक्षीय कनेक्टिविटी और लॉजिस्टिक्स के दायरे में आ जाएंगे। मल्टी मोडल कनेक्टिविटी, इसके लिए अंग्रेजी का एक फेमस शब्द जो अभी यूज हो रहा है, मल्टी मोडल कनेक्टिविटी, अर्थात किसी भी सामान को हम चाहे जल मार्ग के सहारे, चाहे हवाई मार्ग के सहारे, या रेल मार्ग के सहारे, या सड़क मार्ग के सहारे, जैसे भी ले जाएं, सारी कनेक्टिविटी इस तरह से बनाई जाएगी कि हमें अर्थव्यवस्था में किसी भी इकोनॉमिक एक्टिविटी को कैरी करने में परेशानी न हो। इसके अंतर्गत आप देखिए राष्ट्रीय अवसंरचना पाइपलाइन प्रोजेक्ट, यह भी काफी चर्चा में था, में इन 7 कारकों से जुड़ी परियोजनाओं को पीएम गति शक्ति फ्रेमवर्क से जोड़ा जाएगा। पीएम गति शक्ति मास्टर प्लान और राष्ट्रीय अवसंरचना पाइपलाइन, इन दोनों को कनेक्ट करके इन चीजों को अंजाम दिया जाएगा। अब सड़क परिवहन की बात कर लें, अर्थात 1 by 1 अगर हम बात करें इनके 7 फैक्टर्स की, सबसे पहले हम देखते हैं क्या है, सरकार ने किस बात पर जोर दिया है। तो सरकार का कहना है इस बजट के माध्यम से कि 2022-23 में 25,000 किलोमीटर सड़क को विस्तार दिया जाएगा। राष्ट्रीय राजमार्ग नेटवर्क में 25,000 किलोमीटर को और जोड़ा जाएगा और बनाया जाएगा। और इसके लिए कितने पैसे जुटाने हैं? 20,000 करोड़ रुपए जुटाने हैं। 20,000 करोड़ वर्ड जुट गया, सॉरी मिस हो गया है, सॉरी। तो राष्ट्रीय राजमार्ग नेटवर्क में विस्तार के लिए 25,000 किलोमीटर का विस्तार दिया जाना है। मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक्स पार्क, 4 जगह पर ऐसे पार्क बनाए जाने की घोषणा की गई है और उसका आधार क्या होगा? पीपीपी मॉडल, अर्थात पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के अंतर्गत, जिसमें सरकार और निजी आप क्षेत्र दोनों का सहयोग होगा और इस मॉडल के आधार पर लॉजिस्टिक्स पार्क बनाए जाने हैं। और रेल मार्ग की जहां चर्चा कर लें तो स्थानीय व्यापार और आपूर्ति श्रृंखलाओं को बढ़ाने के लिए एक स्टेशन एक उत्पाद की संकल्पना, 1 स्टेशन 1 प्रोडक्ट। कहने का मतलब कि अगर एक स्टेशन या उसके आसपास किसी स्टेशन पर अगर कोई ऐसा उत्पाद है जो वहाँ के लिए पॉपुलर है, तो उसको कैसे पॉपुलर बनाया जाए ताकि दूसरी जगह पर उसको कैरी किया जा सके और सप्लाई चेन को आप कह सकते हैं स्टेप अप किया जाए, उसको बेहतर किया जाए, इस पर जोर दिया जाना है। उसके अलावा 2022-23 में देशी विश्व स्तरीय प्रौद्योगिकी और क्षमता वृद्धि कवच
के तहत रेल मार्ग नेटवर्क में 2000 किलोमीटर जोड़ा जाएगा। ये जो आप देख रहे हैं कवच, यह बेसिकली एक टेक्नोलॉजी है जो ट्रेन की रेल की सुरक्षा के लिए है। तो ऐसी कोशिश रहेगी, इस बार जैसा ऐलान किया गया है कि 2000 किलोमीटर को इस कवच टेक्नोलॉजी के अंतर्गत लाया जाएगा ताकि सुरक्षा मुहैया कराया जा सके रेलवे को। 2000 किलोमीटर, इस डेटा को याद रखना है। इसके अलावा 400 वंदे भारत रेलगाड़ी और चलाई जानी है 3 साल के अंतर्गत। वैसे तो वंदे भारत गाड़ियां पहले भी चलाई जा चुकी है, लेकिन 400 नई ट्रेनें इसमें ऐड होगी अगले 3 सालों में। इस डेटा को भी ध्यान रखना है। यही नहीं, 3 साल के अंतर्गत मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक्स के लिए 100 पीएम गति शक्ति कार्गो टर्मिनल भी डेवलप किए जाने हैं। अब नेक्स्ट है पर्वतमाला। पर्वतमाला टर्म एक्चुअली क्या है इस बजट में? पर्वतमाला एक स्कीम है, एक प्रोजेक्ट है जो बिल्कुल एक नया कॉन्सेप्ट है, आपको ध्यान रखना है। पर्वतमाला कॉन्सेप्ट के अंतर्गत क्या है? पर्वतमाला कॉन्सेप्ट के अंतर्गत ये है कि जो हिली स्टेट्स हैं और नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं, वहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन को गति दी जाए, बढ़ाया जाए। और इसके लिए क्या किया गया है? इसके लिए यह घोषणा की गई है कि 2022-23 में 8 रोपवे बनाए जाएंगे। रोपवे 60 किलोमीटर लंबी 8 रोपवे बनाने की योजना है। आप अगर किसी हिल एरिया में गए होंगे, जैसे आप गए होंगे अगर यहाँ पे मान लीजिए राजगीर, या फिर आप हरिद्वार गए होंगे, तो वहाँ आपने रोपवे देखा होगा। तो इस तरह के 8 रोपवे बनाए जाने हैं 2022-23 में। राष्ट्रीय रोपवे विकास कार्यक्रम बिल्कुल एक नया स्कीम है जो इस बजट में लाया गया है, आपको ध्यान रखना है। इसका स्पष्ट मतलब है कि हिली स्टेट्स में, जैसे हिमाचल प्रदेश हो गया, आप नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हो गया, तो ऐसे स्टेट्स में कैसे ट्रांसपोर्टेशन को गति प्रदान की जाए, कैसे बढ़ावा दिया जाए, कैसे कनेक्टिविटी बढ़ाई जाए, इसके लिए पर्वतमाला रोपवे विकास कार्यक्रम लाया गया है। अब नेक्स्ट पीएम गति शक्ति को आप देख रहे हैं, जैसा मैंने बताया है इस बजट में, इसको आप इन्फोग्राफिक्स के माध्यम से देख सकते हैं। इसमें जो भी मैंने चर्चा की है वो सारे पॉइंट आउट किए गए हैं। 2022-23 में 25,000 किलोमीटर राष्ट्रीय राजमार्ग, मतलब एनएच हाईवे में 25,000 किलोमीटर को और ऐड करना है। यूनिफाइड लॉजिस्टिक इंटरफेस प्लेटफॉर्म का मतलब कि डिफरेंट प्लेटफॉर्म को एक साथ जोड़ना ताकि लॉजिस्टिक्स को मुहैया कराया जाए। ओपन सोर्स मोबिलिटी स्टैक, यह भी एक डिजिटल प्लेटफॉर्म ही होगा। डाक एवं रेल नेटवर्क का एकीकरण, अर्थात डाक विभाग और रेलवे नेटवर्क दोनों को एक साथ जोड़ा जाना है। एक स्टेशन एक उत्पाद कहने का मतलब पर्टिकुलर प्लेस पे कोई अगर ऐसा कोई प्रोडक्ट है तो उसको कैसे हम प्रमोट कर सके, उसका उपाय। 400 नई वंदे भारत ट्रेनें लाई जाएंगी। शहरी परिवहन एवं रेलवे स्टेशन के बीच मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी, अर्थात मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी का क्या? शहरी परिवहन अर्थात डिफरेंट सिटीज और रेलवे स्टेशन को इस तरह से कनेक्ट करना डिफरेंट माध्यम से, ताकि किसी भी तरह से कनेक्टिविटी को बढ़ाया जाए, चाहे वो रेल मार्ग हो, रोडवेज हो, ट्रेन हो। राष्ट्रीय रोपवेज का विकास, वही जैसे मैंने अभी बताया अभी आपको, पर्वतमाला प्रोजेक्ट। बुनियादी ढांचा परियोजना के लिए क्षमता निर्माण, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए कैसे कैपेसिटी बिल्डिंग की जाए, इसका उपाय। यही विश्व स्तरीय आधुनिक बुनियादी ढांचे के लिए राष्ट्रीय मास्टर प्लान। अगर आपको मेंस में एग्जाम में पूछा जाता है कि बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने के लिए ताकि उसको वर्ल्ड क्लास रूप दिया जा सके, क्या मास्टर प्लान है या उस मास्टर प्लान में कौन कौन सी बातें हैं, तो आप इन 9 पॉइंट्स को डील कर सकते हैं। अब आते हैं हम लोग इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट। गति शक्ति मास्टर प्लान के अंतर्गत तो आपने समझा क्या क्या हुआ है। और जब भी मैंने जैसे कहा कि अमृतकाल के अंतर्गत जो भारत प्रवेश कर गया है यहाँ की अर्थव्यवस्था, तो कैसे 4 चीज़ों पर विशेष रूप से ध्यान दिया जाना है, बल दिया जाना है। तो अब हम लोग देखेंगे यहाँ कृषि को। गेहूं और धान की खरीद के लिए 1.63 करोड़ किसानों को 2.3 लाख करोड़ रुपए का सीधा भुगतान किया जाएगा। आप इसे एक एमएसपी के रूप में मान सकते हैं। यही नहीं बल्कि इस बजट में केमिकल फ्री एग्रीकल्चर को बढ़ावा दिया जाना है, और इसके लिए गंगा नदी से सटे 5 किलोमीटर की चौड़ाई तक के गलियारे में किसानों की जमीन पर ध्यान दिया जाएगा, वहां पर एग्रीकल्चर शुरू किया जाएगा। प्रश्न इस तरह से बन सकता है कि किस नदी के किनारे या किस नदी से सटे आप केमिकल फ्री एग्रीकल्चर को प्रमोट किया जाना है, तो आप गंगा नदी याद रखेंगे। अब आगे देखिए क्या है, कृषि एवं खाद्य प्रसंस्करण।
एग्रीकल्चर एंड फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री से संबंध में क्या है, इंफोग्राफिक्स के माध्यम से आप इसको देखिए। जैसा अभी मैंने बताया 163 लाख किसानों को 2.37 लाख करोड़ रुपए के न्यूनतम समर्थन मूल्य का भुगतान किया जाना है। पहला इसका स्टेप है, मेजर स्टेप जो किसानों के लिए है। जैसे अगर पूछा जाए किसानों के लिए इस बजट में क्या है, कृषि के लिए इस बजट में क्या है, डिफरेंट पॉइंट्स को आप हाईलाइट कीजिए या पॉइंट आउट कीजिए, उसको इलेबोरेट कीजिए, तो आपको इन बातों को बताना है। एक तो एमएसपी देना है 2.3 लाख करोड़ रुपए के रूप में, पहला महत्वपूर्ण स्टेप लिया गया इस बजट के माध्यम से। दूसरा, केमिकल फ्री नेचुरल फार्मिंग को बढ़ावा दिया जाना है। तीसरा, फसल कटाई के बाद मोटे अनाज से बने उत्पादों के मूल्यवर्धन, उपभोग एवं ब्रांडिंग को बढ़ावा, अर्थात जो कोर्स ग्रेन्स हैं कैसे उनका उनमें वैल्यू एडिशन किया जाए, कैसे उनकी ब्रांडिंग की जाए ताकि किसानों को फायदा हो, इस पर बल दिया गया है। इसके अलावा पीपीपी मोड में किसानों को डिजिटल एवं हाईटेक सेवाओं की डिलीवरी, अर्थात किसानों को अपनी खेती से संबंधित जानकारियां किस तरह से हाईटेक सर्विसेज के माध्यम से डिलीवर किया जाए, इस पर जोर दिया जाएगा। इसके अलावा अब एग्रीकल्चर में किसानों को की मदद के लिए ड्रोन का उपयोग कैसे किया जाए, इसको कैसे प्रमोट किया जाए, इस बात की भी चर्चा है इस फंड में। कृषि स्टार्टअप्स जो हैं उसके वित्त पोषण के लिए, अर्थात फाइनेंसिंग उसकी कैसे हो, इसके लिए खास रूप से स्पेशल फंड स्थापित किए जाने की बात की गई है इस बजट में। फिर 9.1 लाख हेक्टेयर कृषि भूमि के लिए केन बेतवा लिंक परियोजना, केन बेतवा लिंक रिवर लिंकिंग परियोजना से आप निश्चित रूप से वाकिफ होंगे। उसके अंतर्गत कैसे कृषि भूमि के लिए इस बेतवा लिंक परियोजना के लिए 9.1 लाख हेक्टेयर कृषि भूमि के अंतर्गत केन बेतवा लिंक परियोजना को अंजाम दिया जाना है। अब इसमें कितने रुपए खर्च करने का आप कह सकते हैं ऐलान किया गया है या कितने रुपए आवंटित किए जाएंगे, तो वह अमाउंट है 1400 करोड़ इसमें खर्च आ गया केन बेतवा लिंक परियोजना में। और इससे क्या होगा, इससे 9.08 लाख हेक्टेयर जमीनों को सिंचाई की सुविधा उपलब्ध होगी, जो बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। किसानों को सिंचाई की सुविधा उपलब्ध हो, इसके लिए केन बेतवा परियोजना पहले से भी काफी चर्चा में है और इसे अब बहुत ही जल्दी अंजाम दिया जाना है। अब नेक्स्ट हम देखते हैं एमएसएमई, सरकार इसके लिए क्या सोच रही है इस बजट में। जैसे लघु सूक्ष्म और मध्यम उद्योगों के लिए सबसे पहला काम जो है वो उद्यम ई श्रम एनसीएस और असीम पोर्टल को आपस में जोड़ा जाना है। कहने का मतलब यहाँ डिफरेंट सर्विसेज को, ताकि इन छोटे उद्योगों को मदद मिल सके, डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स को डिजिटली जोड़ा जाना है। उसके अलावा 130 लाख ऐसे छोटे उद्योगों को इमरजेंसी क्रेडिट लिंक्ड गारंटी योजना के तहत अतिरिक्त कर्ज दिया जाएगा, जैसा घोषणा किया गया है। इमरजेंसी क्रेडिट लिंक्ड गारंटी योजना, जैसे कई बार छोटे उद्योगों को बैंक आसानी से लोन नहीं देती है, लेकिन अब सरकार ने ऐसा किया है, इरादा किया है कि सरकार इनके लिए गारंटी लेगी और उस आधार पर ये 130 लाख एमएसएमई को कर्ज दिया जाएगा। कहने का मतलब कि अगर ये उद्योग अगर बैंक को कर्ज नहीं लौटा पाए तो सरकार इसके लिए गारंटी देगी, और सरकार इस बात की गारंटी देगी कि नहीं, अगर वो बैंक को किसान जो उद्योग चलाने वाले लोग हैं, अगर वो पैसे न दे सके, समय पर कर्ज न लौटा सके, तो सरकार उसका भागीदार होगी और सरकार वो पे करेगी बैंकों को। किसी भी तरह से इनको लोन मुहैया कराया जाना है, यही मुख्य इसका पर्पस है इमरजेंसी क्रेडिट लिंक गारंटी योजना का। और इसका जो पीरियड था पहले 2022 तक था, इसको बढ़ाकर इस लोन को देने का मार्च 2023 तक किया जाना है। इस डेटा को आपको याद रखना है। और गारंटी कवर को 50,000 करोड़ रुपए से बढ़ाकर कितना कर दिया गया है, 5 लाख करोड़ रुपए कर दिया गया है। इस डेटा को भी आपको ध्यान रखना है। अब इसको आप देख लीजिए इंफोग्राफिक्स के माध्यम से। तो डिफरेंट पोर्टल्स को जैसा कि जोड़ने की बात की गई है, आतिथ्य सेवा संबंधित उपक्रमों पर फोकस के साथ ECLGS का विस्तार किया जाएगा। इमरजेंसी लिंक्ड क्रेडिट गारंटी 2 लाख करोड़ रुपए का अतिरिक्त उधारी देने की बात की गई है। जैसा अभी मैंने कहा, अब 5 वर्षों के दौरान 6,000 करोड़ रुपए के परिव्यय के साथ MSME के प्रदर्शन को बढ़ावा दिया जाएगा। आगे देखिए कौशल विकास, स्किल डेवलपमेंट। स्किल डेवलपमेंट के अंतर्गत क्या है, स्किल को डेवलप करने के लिए ट्रेन करना, नागरिकों को ट्रेन करना, और इसके लिए क्या करना है, डिजिटल इकोसिस्टम फॉर स्किलिंग एंड लाइवलीहुड लॉन्च किया जाएगा। आपको ध्यान रखना है, यह एक नई स्कीम है इस बजट के अंतर्गत, जिसके अंतर्गत क्या है, नाम इसका डिजिटल इकोसिस्टम फॉर स्किलिंग एंड लाइवलीहुड, अर्थात लाइवलीहुड के लिए, जीविकोपार्जन के लिए कैसे स्किल डेवलपमेंट को बढ़ावा दिया जाए, उसके लिए एक इकोसिस्टम प्लेटफॉर्म पोर्टल लॉन्च किया जाना है। और इसमें ड्रोन शक्ति का उपयोग करके कैसे स्टार्टअप
जैसे स्टार्टअप पर तो काफ़ी जोर है अभी सरकार का, तो स्टार्टअप के लिए डिफरेंट इंसेंटिव सरकार की तरफ से स्कीम भी है जो उसको प्रमोट करेगा। उसमें कहीं ना कहीं ड्रोन शक्ति का उपयोग करके उसको बढ़ावा दिए जाने की बात की गई है। अब जरा एजुकेशन सेक्टर को देखें तो एजुकेशन सेक्टर में 200 टीवी चैनल पर दिखाया जाना है क्या, पीएम ई विद्या के कक्षा एक टीवी चैनल कार्यक्रम को 200 अतिरिक्त टीवी चैनल पर दिखाया जाना है। चिंतन कौशल और प्रभावी शिक्षण वातावरण को बढ़ावा देने के लिए वर्चुअल लैब और स्किल ई लैब की स्थापना की चर्चा भी की गई है इस बजट में। ई कंटेंट तैयार किया जाएगा और जो इंडिविजुअल स्टडीज के लिए डिजिटल यूनिवर्सिटी को स्थापित करने की भी बात की गई है जो वर्ल्ड क्लास यूनिवर्सिटी के जैसा होगा। इस पर भी इस बात का ऐलान किया गया है इस बजट में। अब आगे इसको शिक्षा के लिए आप कुछ पॉइंट्स के माध्यम से इन्फोग्राफिक्स को देखेंगे तो आपको ध्यान होगा। जैसे अगर पूछा जाए कि शिक्षा के लिए इस बजट में क्या है, तो सार्वभौम यूनिवर्सल एजुकेशन के साथ डिजिटल यूनिवर्सिटी का निर्माण फर्स्ट प्रायोरिटी है इस क्षेत्र में। दूसरा है डिजिटल शिक्षकों के जरिए उच्च गुणवत्ता वाली ई कंटेंट तैयार किया जाना है, बेहतर ई कंटेंट, और उसके लिए डिजिटल टीचर्स की सहायता से ऐसे ई कंटेंट तैयार करने को की जाएगी, ऐसा प्रॉमिस किया गया है। ड्रोन एज ए सर्विस के लिए ड्रोन शक्ति की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। एजुकेशन में भी ड्रोन का इस्तेमाल किया जाना है। देश स्टैक ई पोर्टल की शुरुआत कौशल एवं आजीविका के लिए डिजिटल परिवेश मतलब डिजिटल इकोसिस्टम के लिए एक नए पोर्टल जिसका नाम होगा देश, आपको याद रखना है DESH। यह एक पोर्टल है जो स्किल तो डेवलपमेंट कराएगा ही, कैसे उससे लाइवलीहुड को अचीव कर सके, इसके लिए एक इकोसिस्टम तैयार किया जाना है। फिर जैसा मैंने बताया टीवी चैनल्स में बढ़ोतरी, वर्चुअल लैब का निर्माण, 75 ई लैब का निर्माण, ये सब इस बजट में शिक्षा के क्षेत्र में किए जाने वाले प्रोमिसेस हैं जो आपको ध्यान में रखना है। अब जरा हम देख लें हेल्थ सेक्टर को, तो हेल्थ सेक्टर के लिए क्या है, एक खुला मंच, एक ओपन प्लेटफॉर्म शुरू किया जाना है। एक बहुत ही चर्चित स्कीम क्या है, राष्ट्रीय डिजिटल स्वास्थ्य, तो उसके लिए एक ओपन प्लेटफॉर्म बनाने की बात की गई है। गुणवत्तापूर्ण मानसिक स्वास्थ्य परामर्श और देखरेख सेवाओं के लिए राष्ट्रीय टेली मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम, एक नया कार्यक्रम जो शुरू किया जाएगा वह है नेशनल टेली मेंटल हेल्थ प्रोग्राम शुरू किया जाना है। आप जानते हैं पैंडेमिक्स के दौरान मेंटल हेल्थ मानसिक स्वास्थ्य पर काफी प्रतिकूल असर पड़ा है और इसीलिए सरकार का इस पर जोर है। इसके अलावा 23 टेली मानसिक स्वास्थ्य केंद्रों का एक नेटवर्क स्थापित किया जाएगा, अर्थात डिफरेंट सेंटर्स जो खोले जाएंगे टेली मेंटल हेल्थ प्रोग्राम को शुरू करने के लिए, सब आपस में जुड़े होंगे। और इसका नोडल कौन होगा, निमहांस जो एक इंस्टीट्यूट है, और इसको अंतर्राष्ट्रीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान बेंगलोर के द्वारा इसको आप कह सकते हैं एक्सपेडाइट किया जाना है। अब स्वास्थ्य को आप इंफोग्राफिक्स के माध्यम से देख लें तो राष्ट्रीय डिजिटल स्वास्थ्य इकोसिस्टम तैयार करना, नेशनल टेली मेंटल हेल्थ प्रोग्राम की शुरुआत करना, मिशन शक्ति, मिशन वात्सल, सक्षम आंगनवाड़ी और पोषण 2 शुरू किया जाना है, इसको इंटीग्रेट किया जाना है। आप जानते हैं ये जो सारे स्कीम्स है पहले से ये शुरू किए जा चुके हैं और ये कहीं ना कहीं महिलाओं और बच्चों पे फोकस्ड है। इन सारे स्कीम्स को इंटीग्रेट करना है, इनके लिए एक ढांचा तैयार करना है, ऐसा इसमें बजट में प्रॉमिस किया गया है। और आंगनवाड़ी को थोड़ा और अपग्रेड किया जाना है डिजिटली। अब नेक्स्ट हम देखते हैं क्या इस बजट में, सक्षम आंगनबाड़ी जिसकी मैंने चर्चा अभी जस्ट की। इसके अलावा हर घर नल से जल, यह भी काफी पॉपुलर प्रोग्राम है। इसके अंतर्गत कितना पैसा आवंटित किया गया है इस बजट में, 3.8 करोड़ परिवारों को शामिल करने के लिए इस स्कीम में 2022-23 में अर्थात बजट वर्ष 2022-23 में इस स्कीम के लिए 60,000 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। कई बार एग्जाम्स में पूछा जाता है फलाने स्कीम में कितने पैसे आवंटित किए गए हैं फलाने बजट में, तो आपको इस डेटा को भी ध्यान रखना है। 60,000 करोड़ किसके लिए, हर घर नल से जल, सभी के लिए आवास, प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 2022-23 में 80 लाख घरों को पूरा करने के लिए 48,000 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। यह भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण योजना है और 80 लाख घरों को पूरा किया जाना है और इसके लिए कितने पैसे इस बजट में आवंटित किए गए हैं, एलोकेट किए गए हैं, 48,000 करोड़ रुपए। पूर्वोत्तर क्षेत्र नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स के लिए भी इसमें एक नई योजना लाई गई है। यह एक
विशेष बात है, आपको इस योजना को ध्यान में रखना है। इसका नाम है PMDEVINE। यह एक योजना है जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स को डेवलप करने के लिए, वहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर के डेवलपमेंट के लिए और सोशल डेवलपमेंट के लिए इस योजना को लाया गया है। और इसके लिए कितने पैसे आवंटित किए गए हैं? 1500 करोड़ रुपए। आपको याद रखना है योजना का नाम क्या है, PMDEVINE। आपको यह ध्यान रखना है। और इसमें कितने पैसे अलॉट किए गए हैं? 1500 करोड़ रुपए इस योजना को चलाने के लिए अलॉट किए गए हैं, जिससे पूर्वोत्तर क्षेत्र का सोशल और इकोनॉमिकल डेवलपमेंट होगा, इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट भी होगा। अब इसको आप इंफोग्राफिक्स के माध्यम से देख सकते हैं कुछ पॉइंट्स में। बुनियादी ढांचा, बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर और सोशल डेवलपमेंट के लिए नॉर्थ ईस्टर्न जो स्कीम लाया गया है इस बजट में, उसमें पैसा कितना एलोकेट किया गया है? 1500 करोड़ रुपए। एक दूसरा है कार्यक्रम जो नया है, वह है जीवंत कार्यक्रम। उत्तर सीमा पर छिटपुट आबादी, सीमित संपर्क और बुनियादी ढांचे वाले सीमावर्ती गांव के लिए जीवंत ग्राम कार्यक्रम। कहने का मतलब कि बॉर्डर एरियाज में जो विलेजेस हैं उनको कैसे अपग्रेड किया जाए, कैसे उनको डेवलप किया जाए, इसके लिए एक नया इसमें प्लान स्कीम लाया गया है जिसका नाम है जीवंत कार्यक्रम। जिसमें क्या है, वहाँ कनेक्टिविटी को बढ़ाना है और बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर को भी बढ़ाना है। और यह बॉर्डर एरिया के विलेजेस हैं, इसलिए इन पर विशेष रूप से जोर देना है, फोकस करना है। और इसके लिए जीवंत ग्राम कार्यक्रम लाया गया है। अब जरा बैंकिंग सेक्टर में देखिए, तो बैंकिंग सेक्टर में क्या किया गया है? 1.5 लाख डाकघरों को मुख्य बैंकिंग प्रणाली में शामिल किया जाना है, अर्थात कोर बैंकिंग में इनको शामिल किया जाना है। डिजिटली इनको जोड़ना है ताकि आप कहीं भी, आपका पोस्ट ऑफिस कहीं हो, आप किसी भी दूसरे अपने एरिया के पोस्ट ऑफिस के अलावा किसी भी दूसरे पोस्ट ऑफिस में जाकर वहां वो सारे काम कर सकते हैं, क्योंकि डिजिटली सारे लिंक्ड होंगे। उसके अलावा अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक, शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स 75 जिलों में 75 डिजिटल बैंकिंग इकाई यूनिट्स स्थापित करेंगे। जो कमर्शियल बैंक्स हैं वो 75 डिस्ट्रिक्ट्स में 75 डिजिटल बैंकिंग यूनिट्स इस्टेब्लिश करेंगी, ऐसा इसमें प्लान किया गया है इस बजट में। उसके अलावा ई पासपोर्ट को थोड़ा और अपग्रेड किया जाना है। एम्बेडेड चिप, आप जानते हैं आजकल तो हर काम चिप के सहारे होता है, क्योंकि यह एक छोटा सा चिप कमाल करता है बहुत सारे काम में। तो अब जो पासपोर्ट है, पासपोर्ट में भी एम्बेडेड चिप का इस्तेमाल शुरू किया जाना है, ऐसा प्लान किया गया इस बजट में। अब निर्यात संवर्धन, एक्सपोर्ट प्रमोशन के लिए सरकार क्या कर रही है, आपको यह ध्यान देना है। तो स्पेशल इकोनॉमिक जोन के लिए एक एक्ट आया था काफी पहले, उस एक्ट को रिप्लेस करके एक नया लेजिस्लेशन, नया कानून लाया जाना है। अब देखना है कि उस कानून में ऐसी क्या क्या खास बात होंगी जो वर्तमान में जो स्पेशल इकोनॉमिक जोन एक्ट है उसको रिप्लेस करेगी। अगर वो नया विधान, उसमें कौन कौन सी नई बात है, यह जस्ट देखने की बात है। रक्षा में आत्मनिर्भरता, सेल्फ रिलायंस इन डिफेंस, इसके लिए खास बात है जो निश्चित रूप से ध्यान दिया जाना है। अब 2022-23 में घरेलू उद्योगों के लिए निर्धारित पूंजीगत खरीदारी बजट का 68% निर्धारित किया गया है। कहने का मतलब कि जो कैपिटल एक्सपेंडिचर होगा बजट में जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है, तो डिफेंस के सेक्टर में जो खर्च होगा उसका 68% घरेलू उद्योगों के लिए रूल आउट किया गया है। अर्थात जो भी पूंजीगत खरीदारी, कैपिटल आप कह सकते हैं परचेजिंग होगा, उसमें उद्योगों के लिए, वैसे उद्योग जो हमारे डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज है, उनके लिए 68% अलग से निर्धारित किया गया है। अर्थात हमारे घरेलू उद्योगों पर जोर दिया गया है डिफेंस सेक्टर के अंतर्गत, ताकि उनको प्रमोट किया जा सके। 2021 में यह परसेंटेज कितना था? 58% था, और इस बार कितना है? 68%। तो आपको इसको भी ध्यान में रखना है कि कैसे इसमें 58 से बढ़ाकर इसको 68 किया गया है। कैपिटल एक्सपेंडिचर जो डिफेंस के सेक्टर में होना है, उसमें हमारे डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज को के लिए 68% रूल आउट किया गया है, तय किया गया है, निश्चित किया गया है। उसके अलावा 25% रक्षा अनुसंधान विकास बजट के साथ उद्योग, स्टार्टअप्स और शिक्षा के लिए रक्षा अनुसंधान विकास खोला जाएगा। 25% रक्षा अनुसंधान विकास बजट के साथ, अर्थात उद्योगों के स्टार्टअप्स और इसमें एजुकेशन और रिसर्च एंड डेवलपमेंट को
बढ़ावा देने के लिए जो खर्च है कैपिटल एक्सपेंडिचर, उसका 25% R&D, रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे, स्टार्टअप्स उद्योग पे खर्च किया जाना है, ऐसा रूल आउट किया गया है, ऐसा तय किया गया है। अब सनराइज अवसर को जो देखिए ये क्या है, तो सनराइज अवसर ये टर्म जो है कई बार कंफ्यूज करता है। तो सनराइज अवसर का, सनराइज अपॉर्चुनिटीज जिसको बोलेंगे अंग्रेजी में, इसके अंतर्गत कुछ ऐसे साइंस टेक से संबंधित कुछ ऐसे सेक्टर्स हैं, या आप कह सकते हैं ऐसे टेक्नोलॉजीज हैं जिनको आपस में जोड़ना तो है ही, इनमें रिसर्च एंड डेवलपमेंट को भी बढ़ावा देना है, और सरकार जहां तक कुछ संभव होगी इसमें अपना, गवर्नमेंट इसमें अपना कंट्रीब्यूट करेंगी। तो सनराइज अपॉर्चुनिटीज के अंतर्गत क्या क्या है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से आप वाकिफ होंगे। एक तो होता है नेचुरल इंटेलिजेंस जो हमें आप में इनेट होता है, अर्थात बाय बर्थ हमें प्राप्त होता है, और एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है जिसको क्रिएट करना होता है। जैसे इसका एग्जांपल आप समझ सकते हैं, रोबोट के रूप में आप देख सकते हैं। वो क्या है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके एक मशीनी इंसान बनाना। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्रिएट किया हुआ होता है टेक्नोलॉजी के माध्यम से, लैंग्वेज के माध्यम से। तो उसको जियो स्पेशियल सिस्टम, ड्रोन से आप अच्छी तरह वाकिफ हैं, सेमीकंडक्टर, इकोसिस्टम, अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था, स्पेस इकोनॉमी, जीनोमिक्स और फार्मास्यूटिकल्स, हरित ऊर्जा और स्वच्छ गतिशीलता प्रणालियों जैसे डिफरेंट, आप कह सकते हैं, क्षेत्र को एक साथ जोड़ना और उनमें रिसर्च एंड डेवलपमेंट को बढ़ावा देना, और उसके लिए जहां तक हो सके सरकार का कंट्रीब्यूशन उसमें। तो इस बात पर बल दिया गया है कि सनराइज अपॉर्चुनिटीज के अंतर्गत इन डिफरेंट अवयव जो इंग्रेडिएंट्स हैं, इन पर जोर दिया जाना है, इनके अंतर्गत जो रिसर्च है उन पर जोर दिया जाना है, और कैसे उनको फाइनेंशियली सस्टेनेबल बनाया जाए, कैसे उनको उनका वित्तयन किया जाए, इसका भी उपाय किया जाना है। और यह बजट के अंतर्गत इस बात पर बल दिया गया है। ऊर्जा पारगमन और जलवायु कार्रवाई, क्लाइमेट एक्शन और एनर्जी ट्रांसमिशन। आप जानते हैं जो क्लाइमेट एक्शन है वो कितना इंपॉर्टेंट है, और किस तरह से पंचामृत के माध्यम से जो कोप 26 हुआ था ब्रिटेन में, स्कॉटलैंड में, तो वहां पे किस तरह से हमारे प्रधानमंत्री ने पंचामृत के माध्यम से भारत की प्रतिबद्धता को जताया था कि भारत क्लाइमेट एक्शन के मामले में काफी एक्टिव है, और वो वहां पे डिफरेंट डिफरेंट गोल्स हमारे प्रधानमंत्री जी ने बताया था कि हम इतने समय में इसको अचीव करेंगे। तो उस क्लाइमेट एक्शन के संबंध में भी इस बजट में कुछ बातें निश्चित रूप से पॉइंट आउट की गई, जैसे 2030 तक स्थापित सौर विद्युत का 280 गीगावाट लक्ष्य जो है, अर्थात 2030 तक 280 गीगावाट सोलर पावर का जो टारगेट है उसको हासिल करने के लिए हाई एफिशिएंसी सौर अर्थात सोलर मॉड्यूल्स का निर्माण किया जाना है, और उसके लिए क्या करना है, 19,500 करोड़ रुपए आवंटित किया जाना है। इसका स्पष्ट मतलब है कि सोलर एनर्जी को कैसे प्रमोट किया जाए, उसके लिए डिफरेंट मॉडल्स का निर्माण तो होगा ही, उसके लिए 19,500 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है, ताकि 2030 तक के इस लक्ष्य को, कितना लक्ष्य, 2080 गीगावाट के लक्ष्य को हम आसानी से प्राप्त कर सकें। यह क्लाइमेट एक्शन का ही एक अवयव है, का ही एक पार्ट है, क्योंकि क्लीन एनर्जी के माध्यम से क्लाइमेट एक्शन को हमको अंजाम देना है। उसके लिए क्लीन एनर्जी के अंतर्गत सोलर एनर्जी निश्चित रूप से काफी प्रोमिनेंट है, विंड एनर्जी, सोलर एनर्जी, बायोमास, बायोगैस, ये सारे क्लीन एनर्जी के अंतर्गत आते हैं, स्वच्छ ऊर्जा के अंतर्गत आते हैं, जिससे क्या होता है, पॉल्यूशन की गुंजाइश नहीं रहती है। तो इसीलिए सरकार का इस पर जोर है। उसके अलावा क्या है, ताप विद्युत संयंत्रों में 5 से 7% बायोमास पैलेट्स फायर किए जाने हैं। वार्षिक रूप से 38 MMT कार्बन डाइऑक्साइड की बचत की जानी है। कार्बन इमिशन से तो निश्चित रूप से बचना है, और इसके लिए टारगेट रखा गया है। किसानों के लिए अतिरिक्त आय और स्थानीय लोगों के लिए रोजगार के अवसर भी इससे मिलेंगे। खेतों में पराली जलाने से रोकने में मदद मिलेगी। खेतों में पराली जलाने की का जो इश्यू है वो काफ़ी चर्चित रहा है, खासकर हर साल पंजाब हरियाणा में जो जलाए जाते हैं पराली, जिससे दिल्ली में पॉल्यूशन की काफ़ी बढ़ोतरी हो जाती है। तो इस पर कई बार हंगामे हो चुके हैं। तो इन चीज़ों को कैसे चेक किया जाए, सरकार इसके लिए काफ़ी कंसर्न्ड है, और क्लाइमेट एक्शन के अंतर्गत इन सारी बातों पे गौर किया गया है। कोयला गैसीकरण, गैसिफिकेशन ऑफ कोल तथा उद्योगों के लिए कोयले को रसायनों में परिवर्तित करने के लिए 4 पायलट परियोजनाओं की स्थापना की जाएगी।
कोल को कैसे गैसिफाई किया जाए, उद्योगों में कोयले के रसायनों को कैसे परिवर्तित किया जाए, इसके लिए पायलट प्रोजेक्ट चलाने की बात की गई है। और निश्चित रूप से इससे कार्बन इमिशन में निश्चित रूप से कमी आएगी। जैसे आप इसको इन्फोग्राफिक्स के माध्यम से भी देख सकते हैं, कुछ पॉइंट के माध्यम से, ताकि आपको इन पॉइंट्स को अगर याद रहे तो मेंस जैसे एग्जाम में आप इसको आराम से डील कर सके। तो इन्फोग्राफिक्स मैंने दिया है, आप इसको ध्यान से देख लेंगे, जो भी मैंने चर्चा की उसी बात को पॉइंट आउट इसमें किया गया है 4 पॉइंट में। अब सार्वजनिक पूंजी निवेश, देखिए इसमें क्या है, काफी बहुत ही महत्वपूर्ण अवयव है इस बजट का, जिसको आपको एग्जाम की दृष्टि से ध्यान देना रखना है, याद रखना है। बल्कि 2022-23 में निजी निवेश और मांग को बढ़ावा देने के लिए सार्वजनिक निवेश को जारी रखना, कहने का मतलब कि पब्लिक इन्वेस्टमेंट को जारी रखना। क्यों? ताकि प्राइवेट इन्वेस्टमेंट अधिक से अधिक हो सके, अर्थात पब्लिक एक्सपेंडिचर को बढ़ाना है, ताकि जो प्राइवेट इन्वेस्टमेंट है उसको कहीं ना कहीं प्रोत्साहन मिले और प्राइवेट इन्वेस्टमेंट अर्थव्यवस्था में और अधिक से अधिक हो। यही मोटो है इस बजट का, जो मैंने यहाँ पे पॉइंट आउट किया। और इसके अंतर्गत क्या किया गया, जो अभी मैंने शुरू में ही, बजट की शुरुआत में ही मैंने बताया कि कैपिटल एक्सपेंडिचर जो है उसको बढ़ाया गया है इस बार काफी अधिक, जो निश्चित रूप से प्राइवेट इन्वेस्टमेंट को प्रमोट करेगा, इनकरेज करेगा। तो आपको इस डेटा को याद रखना है। क्या है, 2022-23 में जो कैपिटल एक्सपेंडिचर पूंजीगत व्यय है, अर्थात वैसा व्यय जिससे एसेट बनता है, अर्थात जैसे फॉर एग्जांपल ब्रिज बनाया गया, अस्पताल बनाया गया, तो ऐसा तो है नहीं कि हाँ जिस साल बना ब्रिज या अस्पताल वो उसी साल काम आएगा। वो आगे भी अर्थव्यवस्था में लोगों के लिए, सरकार के लिए फायदेमंद होता है। तो कहने का मतलब कि जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है उससे एसेट का निर्माण होता है, जिस साल वह बनाया जाए उसके बाद भी आगे कई वर्षों तक उसकी भूमिका रहती है अर्थव्यवस्था में, इसीलिए उसको एसेट क्रिएटिंग आप एक्सपेंडिचर कह सकते हैं, कैपेक्स, कैपिटल एक्सपेंडिचर कह सकते हैं। सरकार ने इस पर भारी व्यय, मतलब अर्थात इसमें बढ़ोतरी की बात की है। और क्या किया गया है 2022-23 में पूंजीगत व्यय के लिए, पूंजीगत व्यय के लिए परिव्यय जो है, एक्सपेंडिचर जो है 35.4% से बढ़ाकर 7.5 लाख करोड़ रुपए करने का ऐलान किया है, जो मौजूदा वर्ष में 5.54 लाख करोड़ रुपए है। अर्थात जो करंट फाइनेंशियल ईयर है जो 31 मार्च को खत्म हो जाएगा, उसमें कैपिटल एक्सपेंडिचर कितना था, उसमें कैपिटल एक्सपेंडिचर था 5.54 लाख करोड़, उसको बढ़ाकर कितना किया गया है 7.50 करोड़। अर्थात कितने प्रतिशत की बढ़ोतरी की गई है, 35.4% की बढ़ोतरी की गई है, 35.4% increase in capital expenditure in comparison to current financial year in which the capital expenditure was 5.54 लाख करोड़। यह बहुत ही महत्वपूर्ण डेटा है, आपको ध्यान रखना। और साथ साथ इस बजट की एक सबसे महत्वपूर्ण बात है, कैपिटल एक्सपेंडिचर में बहुत जबरदस्त बढ़ोतरी। और क्यों, हालांकि आप जानते हैं कि खर्च अधिक होगा तो सरकार को जो आय होगी वो निश्चित रूप से सीमित होगी, तो हो सकता है इसके लिए सरकार को कर्ज लेना पड़े। लेकिन चूंकि प्राइवेट इन्वेस्टमेंट को बढ़ावा देना है, इंडियन इकोनॉमी को एक्सपेंड कराना है, तो इसके लिए सरकार ने यह रिस्क लिया है। अब वर्ष 2022-23 में परिव्यय सकल घरेलू उत्पाद का कितना होगा, 2022-23 में जो एक्सपेंडिचर है वह टोटल जीडीपी का कितना परसेंट रहेगा, 2.9% रहेगा। इस डेटा को भी आपको ध्यान में रखना है। केंद्र सरकार का प्रभावी पूंजीगत व्यय, इफेक्टिव कैपिटल एक्सपेंडिचर 2022-23 में 10.68 लाख करोड़ रुपए रहने का अनुमान है, जो जीडीपी का कितना परसेंट होगा, 4.1% होगा। इसको भी आपको ध्यान में रखना है। ये सारे डेटा काफी इंपॉर्टेंट हैं आपको, इसीलिए मैंने पूरे को हाईलाइट कर दिया है। आपको ध्यान से इसको समझना है और इसको ध्यान में रखना है। GIFT IFSC गिफ्ट सिटी में विश्व स्तरीय विदेशी विश्वविद्यालयों और संस्थानों को अनुमति दी जाएगी। ये गिफ्ट GIFT शहर क्या है, जरा हम इसको समझ लें। तो GIFT शहर कुछ और नहीं है, ये एक तरह का स्मार्ट सिटी है। स्मार्ट सिटी जैसे आप गुजरात का गांधीनगर ले लीजिए, तो ऐसे स्मार्ट सिटीज होते हैं, गिफ्ट सिटीज, जिनको कॉमर्शियल हब बनाया जाने की कोशिश की जाती है, ताकि वहां से, जिसको वर्ल्ड क्लास आप कह सकते हैं, कॉमर्शियल हब बनाया जाए। वहां जो
बिजनेस एक्टिविटीज़ हो वो बहुत ही वर्ल्ड लेवल का हो, स्मार्ट सिटी के रूप में उसको डेवलप किया जाए, जहाँ पे सारी हाईटेक सुविधाएं हो, ताकि सारी लॉजिस्टिक सुविधाएं हों, ताकि हम कॉमर्शियली और आप कह सकते हैं इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के माध्यम से उन सारी चीज़ों को स्ट्रीमलाइन कर सके, बढ़ा सके, और कॉमर्स एंड ट्रेड, डेवलपमेंट, प्रोडक्शन, इन सारी बातों को वहाँ से आसानी से अंजाम दिया जा सके। तो आप ऐसे इस तरह से इसको समझ सकते हैं कि यह एक कमर्शियल हब होता है, जीआईएफटी गिफ्ट सिटी। उसमें विश्व स्तरीय क्या कहा गया है, विदेशी फॉरेन यूनिवर्सिटीज और संस्थानों को अनुमति दी जाएगी, अर्थात गिफ्ट सिटी के अंतर्गत सरकार का लिबरल अप्रोच है। फॉरेन यूनिवर्सिटीज और इंस्टीट्यूशंस को भी वहाँ पे इनवाइट की जाएगी, अर्थात कहने का मतलब उनको अलाउ किया जाएगा कि वो वहाँ पे आएं, खुद को एस्टैब्लिश करें और अपने आप को ऑपरेट करें। इससे निश्चित रूप से भारत को भी फायदा होगा, क्योंकि जब वो आएंगे तो साथ साथ टेक्नोलॉजी भी लाएंगे, फंड भी लाएंगे, तो एक म्यूचुअल कॉपरेशन से गिफ्ट सिटी के काम में और बढ़ावा मिलेगा। अंतर्राष्ट्रीय अधिकांश क्षेत्र के तहत विवादों के समय पर निपटान के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता केंद्र की स्थापना भी की जाएगी। इसके अलावा संसाधनों को जुटाना, डेटा केंद्रों और ऊर्जा भंडार प्रणालियों को बुनियादी ढांचे का दर्जा दिया जाएगा। उद्यम पूंजी और निजी इक्विटी के ने पिछले साल 5.5 लाख करोड़ रुपए से अधिक का निवेश किया है और एक सबसे बड़े स्टार्टअप और विकास इकोसिस्टम में सुविधा प्रदान की। इस निवेश को बढ़ाने के लिए उपाय किए जाएंगे। अर्थात कहने का मतलब है कि इस क्षेत्र में कैसे रिसोर्सेज को मोबिलाइज किया जाए और वहां कैसे डेवलपमेंट को और तेज किया जाए, इस बात की गुंजाइश है और इसको आगे बढ़ाना है। और इसके लिए सरकार सोवरेन ग्रीन बॉन्ड जारी किया जाना, हरित बुनियादी ढांचे के लिए संसाधन जुटाने के लिए सोवरेन ग्रीन बॉन्ड भी जारी किए जाएंगे। हरित बुनियादी ढांचे, ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने के लिए सोवरेन ग्रीन बॉन्ड शायद आपने नाम सुना होगा। सरकार ने सबसे पहले इसको 2007 में लॉन्च किया था। सोवरेन ग्रीन बॉन्ड की खास बात यह है कि सरकार जो बॉन्ड जारी करती है तो उस बॉन्ड से जो पैसे सरकार को मिलते हैं वो पैसे क्लीन, आप कह सकते हैं ग्रीन प्रोजेक्ट्स जो होते हैं, जो क्लाइमेट फ्रेंडली जो प्रोजेक्ट्स हैं उनको फाइनेंस किया जाता है, उनमें खर्च किया जाता है, इसीलिए इसको बोलते हैं सोवरेन ग्रीन बॉन्ड। सबसे पहले सरकार ने 2007 में इसको लॉन्च किया था। तो ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ावा देने के लिए, प्रमोट करने के लिए सोवरेन ग्रीन बॉन्ड भी फिर से जारी किया जाना है। अब जरा हम आ जाएं इस बजट की एक और बहुत खास बात, यूनिक बात, वो ये कि काफी चर्चा में रहा डिजिटल रुपया, डिजिटल करेंसी, भारत में उसको बैन किया जाना है, ये बहुत सारे इश्यूज थे। तो अब स्पष्ट हो गया है इस बजट की घोषणा के बाद कि भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया डिजिटल रुपए की शुरुआत करने जा रही है। और इससे एक बात तो तय है कि अब डिजिटल जो करेंसी है यहाँ पे बैन नहीं होगा। और यह कब शुरू किया जाना है इसको आपको ध्यान रखना है, मैंने इसको हाईलाइट किया है। 2022-23 में डिजिटल करेंसी को इंट्रोडक्शन कर देगी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। अब इसको जरा हम देख लें इन्फोग्राफिक्स के माध्यम से। भारतीय रिजर्व बैंक ब्लॉकचेन तथा अन्य टेक्नोलॉजी का उपयोग करते हुए डिजिटल रुपी लाएगी। डिजिटल रुपया लाना है आरबीआई के द्वारा, और इसके लिए जो बैंक है वो ब्लॉकचेन तथा अन्य टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर। ब्लॉकचेन आप इस तरह से समझिए कि ब्लॉकचेन एक टेक्नोलॉजी है जो आप कह सकते हैं रुपए के लेन देन में, ट्रांसमिशन में ट्रांसपेरेंसी बरतने का एक माध्यम है। एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसके माध्यम से जो मनी ट्रांजैक्शन होता है उसको बिल्कुल ट्रांसपेरेंट बनाया जाता है, अर्थात उसमें किसी भी तरह के घपले या गड़बड़ी की गुंजाइश नहीं रहती है। इससे अधिक प्रभावी और सस्ती करेंसी प्रबंधन प्रणाली बनेगी और इससे डिजिटल अर्थव्यवस्था को भी बढ़ावा मिलेगा। अर्थात डिजिटल इकोनॉमी को, इंडिया का डिजिटलाइजेशन तो ऑलरेडी हो ही रहा है, इकोनॉमिक अर्थव्यवस्था को भी इस माध्यम से और डिजिटल बनाने की एक शुरुआत, नई पहल होगी इस डिजिटल करेंसी के इंट्रोडक्शन से। अब यहाँ देखते हैं क्या है, राज्यों को बृहद राजकोषीय स्पेस उपलब्ध कराना। आप जानते हैं राज्यों को हमेशा फाइनेंशियल क्रंच रहता है, जो पैसे उनको मिलते हैं वो उनके लिए काफी नहीं होते और इसलिए उनका हमेशा से क्लेम रहता है कि सेंटर से हमें ग्रांट नहीं मिल रहा है, तो मदद नहीं मिल रही है। तो उनको और फिस्कल स्पेस उपलब्ध कराने का मतलब है उनको अधिक पैसे उपलब्ध कराना, ताकि वो अपने योजनाओं को इम्प्लीमेंट करने में कंफर्टेबल रहें। उनका यह क्लेम कि केंद्र सरकार उन पर तवज्जो नहीं दे रही है, उसको, इस इश्यू को कम करना। इसके लिए क्या है, पूंजीगत निवेश के लिए राज्यों को वित्तीय सहायता, कैपिटल इन्वेस्टमेंट के लिए राज्यों को फाइनेंशियल असिस्टेंस देने की बात की गई है।
इस बजट में, और यह परिव्यय बजट अनुमानों में 10,000 करोड़ रुपए था पहले, जो वर्तमान वर्ष के लिए संशोधित अनुमान में 15,000 रुपए करोड़ कर दिया गया है। परिव्यय जो एक्सपेंडिचर है बजट एस्टिमेशन में, वो पहले 10,000 करोड़ रुपए था, इसको बढ़ाकर कितना किया गया है, 15,000 करोड़ रुपए। उसके अलावा अर्थव्यवस्था में समग्र प्रोत्साहन के लिए राज्यों को सहायता के लिए वर्ष 2022-23 में 1,00,000 करोड़ रुपए का आवंटन किया जाएगा। आप इस डेटा को याद रखेंगे। स्टेट्स के इकोनॉमी को प्रमोट करने के लिए फाइनेंशियल ईयर 2022-23 में 1,00,000 करोड़ रुपए का आवंटन केंद्र सरकार करेगी, जो क्या है 50 वर्षीय ब्याज मुक्त इंटरेस्ट फ्री, जो आप कह सकते हैं 50 वर्षीय ब्याज मुक्त इंटरेस्ट फ्री लोन प्रदान करता है, जो सामान्य ऋण के जनरल तरीके से समान रूप से जो सरकारों को कर दिया जाता है, राज्य सरकारों को, उसके अलावे उसके एवज में उसके अलावे 50 वर्ष के लिए इंटरेस्ट फ्री लोन होगा यह। और ये कितना है 2022-23 में, यह है 1,00,000 करोड़ रुपया। जैसा मैंने अभी कहा, ज्यादा फिस्कल स्पेस देने, अर्थात इकोनॉमिकली फाइनेंशियली स्टेट्स कंफर्टेबल सिचुएशन में होंगे, इस बात को इंश्योर करने के लिए इतना आवंटन 1,00,000 करोड़ रुपए का आवंटन किया जाना है। अब क्या है, एक और बात यह है कि थोड़ा फिस्कल स्पेस देने के संबंध में एक और पहल यह की गई है कि राज्यों को अब यह छूट होगी कि उनका जो फिस्कल डिफिसिट है वो 4% तक हो तो चलेगा। अर्थात 2022-23 में राज्यों को GSDP, ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट्स के का 4% तक अगर उनका फिस्कल डिफिसिट हो तो केंद्र सरकार के साथ उनकी गुंजाइश है, इतनी उनको छूट दी गई है। और इसके लिए 0.5% इलेक्ट्रिसिटी सेक्टर के लिए अलग से रूल आउट किया गया है। निश्चित रूप से यह अच्छा खासा फिस्कल स्पेस दिया गया है स्टेट्स को। जैसा कि आप देखते हैं, कई राज्यों में अभी भी विशेष श्रेणी के राज्य के दर्जे की मांग की जाती रही है, मांग अभी भी जारी है। बिहार भी इस कतार में सबसे आगे है। तो इसका मुख्य उद्देश्य क्या होता है, केंद्र सरकार की तरफ से अधिक वित्तीय सहायता, और वो भी सहायता ऐसा जिसको लौटाना न पड़े, जो निश्चित रूप से सरकार के जिम्मे आ जाए, केंद्र राज्य सरकार के पास आ जाए और उसको लौटाना न पड़े। और स्पेशल कैटेगरी ऑफ स्टेट्स का जो दर्जा मिलता है, तो उसमें जो ग्रांट है वो ऐसे राज्यों को 90% मिलता है। तो कहीं ना कहीं केंद्र सरकार काफी समय से इन मांगों को इग्नोर कर रही है। उसका आधार यही है कि जब केंद्र सरकार से फिस्कल जो है आप कह सकते हैं असिस्टेंस अधिक से अधिक मात्रा में दिया जा रहा है, तो फिर स्पेशल कैटेगरी ऑफ स्टेट्स देने की क्या बात है। तो इसीलिए केंद्र सरकार इस बात को तवज्जो नहीं दे रही है। शायद यही एक वजह है, यही एक कारण है। तो खैर जो भी हो, राज्यों को मोर एंड मोर फिस्कल स्पेस दिया गया है, कर्ज भी दिया गया है, बल्कि जो फिस्कल डिफिसिट है उसमें भी थोड़ा लचीलापन दिखाया गया है केंद्र सरकार द्वारा। आप देख रहे हैं फिस्कल डिफिसिट, आप समझ रहे होंगे, टोटल इनकम और टोटल एक्सपेंडिचर दोनों हमेशा अलग रहता है, चाहे राज्य सरकार का हो या केंद्र सरकार का हो। किसी किसी का हो सकता है वित्तीय घाटा किसी किसी राज्य में न हो, बजट अगर पेश किया जाए तो आमतौर पे जितना आय अनुमानित होता है, खर्च उससे कहीं अधिक होता है। तो उसके लिए जो पैसा घटता है, उसके लिए हम क्या करते हैं, बोरो करते हैं, कर्ज लेते हैं, और यही होता है फिस्कल डिफिसिट। जितना अधिक कर्ज लेना पड़ता है उतना अधिक फिस्कल डिफिसिट बढ़ता है। तो राज्यों को 4% तक का फिस्कल डिफिसिट का और ये स्कोप दिया गया है इस बजट में। और हम देखते हैं फिस्कल मैनेजमेंट, ये डेटाज काफी इंपॉर्टेंट होते हैं, आपको इनको ध्यान रखना है। बजट अनुमान क्या किया गया था 2021-22 में, बजट एस्टिमेट था 2021-22 के, मतलब जो करंट फाइनेंशियल ईयर है उसमें 34.83 लाख करोड़ बजट एस्टिमेट था। अर्थात जब बजट तैयार किया गया था तो इतना अनुमान था कि कितना 34.83 लाख करोड़ रुपए। लेकिन क्या है, फिर जो बजट एस्टिमेट किया जाता है बाद में पुनः उसका संशोधन किया जाता है, उसको बोलते हैं संशोधित अनुमान। तो वो कितना हो गया बढ़कर 37.70 लाख करोड़। अब ये था करंट फाइनेंशियल ईयर का डेटा। जो बजट एस्टिमेट है और जो संशोधित एस्टिमेट है, दोनों में फर्क है। खर्च इतना होना था वास्तव में, फिर बाद में संशोधन करके हुआ इतना, और एक्चुअल में कितना होगा यह तो डेटा बाद में आएगा। लेकिन संशोधित अनुमान जो है करंट फाइनेंशियल ईयर का, वो है 37.70 लाख करोड़। अब क्या है, 2022-23 में जो कुल अनुमानित व्यय है, अर्थात एक्सपेंडिचर जो एस्टिमेट किया गया है, जो अनुमान किया गया है, वह कितना है
2022-23 में, अर्थात इस फिस्कल ईयर जो 1 अप्रैल से शुरू होने वाला है, वो है 39.45 लाख करोड़ रुपए। आपको यह डेटा भी ध्यान रखना है, पिछला डेटा भी ध्यान रखना है। अब क्या है, 2022-23 में उधारी के अलावा कुल प्राप्तियां कितनी होनी है, बोरोइंग्स और माइनस कर दिया है तो जो टोटल रिसिप्ट होगा वह होगा 22.84 लाख करोड़। आप देख रहे हैं ना, रिसिप्ट कितना है होने का अनुमान है 22.84 लाख करोड़, और अनुमानित व्यय क्या किया गया है 39.45 लाख करोड़। स्पष्ट रूप से एक बड़ा गैप है। यह गैप कहां से आएगा, यह गैप जो है यह भरा जाएगा कर्ज लेकर, बोरोइंग के द्वारा। जैसे आप बजट क्या है, आप समझते हैं बजट क्या है, बजट बेसिकली हमें हमारी अनुमानित आय इस वित्तीय वर्ष में कितनी होगी, बजट में यही तो बताया जाता है कि हमारी अनुमानित आय इस फिस्कल ईयर में इतनी होगी और हमारा अनुमानित खर्च इतना होगा। यही आय और व्यय का जो ब्यौरा है, यही तो है बजट जो हम पेश करते हैं बजट के माध्यम से, और उसके लिए हम आधार लेते हैं और फिर कहाँ कहाँ किस किस सेक्टर में कितना हमें एलोकेट किया जाना है, किस किस मिनिस्ट्री को, किस किस मिनिस्ट्री में कहाँ कहाँ पे लैग किया है इकोनॉमी ने, यह हम इकोनॉमिक सर्वे में देखते हैं और उसको फिर से उसके आधार पर हमको एक गाइडेंस मिलता है, उसको हम बजट में पेश करते हैं। तो हम खर्च दिखाते हैं, हम आय का भी अनुमान लगाते हैं, और जो हमें जो गैप होता है, अर्थात जो जितने पैसे कमते हैं उसको हम बोरो करते हैं, उसको हम लेते हैं, उधार लेते हैं, चाहे वो डोमेस्टिक बोरोइंग हो या फिर इंटरनेशनल बोरोइंग हो। तो यही तो है बजट। तो आप देख रहे हैं कि अनुमानित व्यय 39.45 लाख, कुल प्राप्ति टोटल जो रिसिप्ट है, टोटल रिसिप्ट मतलब क्या, टोटल रिसिप्ट में दो आता है, टैक्स रिसिप्ट और नॉन टैक्स रिसिप्ट। आप रेवेन्यू रिसिप्ट आपने सुना होगा, रेवेन्यू रिसिप्ट मतलब क्या है, रेवेन्यू सरकार को जो आय होने वाली है उसको आप रेवेन्यू कह सकते हैं। उसमें क्या है, उसमें नॉन टैक्स रेवेन्यू और टैक्स रेवेन्यू दोनों होते हैं। कुल जो प्राप्त होता है वो टोटल रिसिप्ट कहलाता है, टोटल रेवेन्यू बजट कहलाता है। तो टैक्स होने वाली जो आय है वो, और टैक्स के अलावे जो आय होती है जैसे स्टाम्प ड्यूटी लगता है या फिर पब्लिक सेक्टर यूनिट सरकार की है उससे जो आय प्राप्त होती है, तो इन सब से जो प्राप्त होता है वो नॉन टैक्स रेवेन्यू। तो ये दोनों रेवेन्यू, टैक्स रेवेन्यू और नॉन टैक्स रेवेन्यू, दोनों को अगर हम जोड़ देते हैं तो टोटल रिसिप्ट, रेवेन्यू रिसिप्ट हमारा होता है, अर्थात टोटल आय होता है। तो आय हमारा क्या है, आय हमारा कुल प्राप्ति कम है, और हमारा जो है एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और कैपिटल एक्सपेंडिचर, ये दो तरह का होता है। जैसा मैंने बताया, कुल अनुमानित व्यय जो है बजट में, टोटल एक्सपेंडिचर जो है, कैपिटल एक्सपेंडिचर जिसमें हम खर्च तो करते हैं लेकिन वो एक एसेट बनता है, और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जिसमें हम खर्च करते हैं, जैसे सैलरी वगैरह पे करते हैं, इंटरेस्ट वगैरह पे करते हैं, तो वो भी खर्च है। तो दोनों खर्च मिलाकर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और कैपिटल एक्सपेंडिचर दोनों मिलाकर अनुमानित व्यय कितना है, 39 लाख करोड़ से अधिक है। आय मात्र 22.84 लाख करोड़ है, तो हमें घाटा हो ही रहा है। तो देखिए क्या है यहाँ पे, चालू वित्त वर्ष में राजकोषीय घाटा जीडीपी का कितना आ रहा है, 6.9%। यह डेटा बड़ा इंपॉर्टेंट है आपको चालू वित्त वर्ष में जो है, चालू वित्त वर्ष में अर्थात 2021-22 का जो डेटा है उसमें जो अनुमान किया गया है फिस्कल डिफिसिट जीडीपी का 6.9%, और जो मैं बात कर रहा था 2022-23 में कुल अनुमानित व्यय, टोटल एक्सपेंडिचर और कुल प्राप्तियां, टोटल रेवेन्यू रिसिप्ट, तो इसके आधार पर जो 2022-23 का जो फिस्कल डिफिसिट है वह जीडीपी का कितना होगा, 6.4% होगा। आप देख रहे हैं करेंट फिस्कल ईयर में जो फिस्कल डिफिसिट है वो जीडीपी का कितना है, 6.9%। बजट में अनुमान किया गया था इसको 6.8%, लेकिन वास्तव में यह बढ़कर कितना गया है, 6.9%। यह डेटा किसके लिए है, यह 2021-22 के लिए। और हमारे फिस्कल डिफिसिट की चर्चा करें 2022-23 में, जो करंट फाइनेंशियल ईयर के बाद जो खत्म होगा 31 मार्च को, और जो 1 अप्रैल से शुरू होगा नया फाइनेंशियल ईयर अर्थात 2022-23, उसमें जो फिस्कल डिफिसिट है वो जीडीपी का 6.4%। तो आपको ये दोनों डेटा याद रखने की जरूरत है, करंट फाइनेंशियल ईयर का अर्थात 2021-22 का 6.9 और 2022-23 का जो अनुमान किया गया है वो क्या है, 6.4। ये डेटा आपको याद रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछे जाएंगे। अब आगे देखिए, घाटे की प्रवृत्तियां, राजकोषीय घाटा, फिस्कल डिफिसिट, इसको एक ग्राफ के माध्यम से दिखाया गया है। कैसे, 9.2 बताया गया था आपको जीडीपी ग्रोथ रेट करंट में,
करंट फाइनेंशियल ईयर में 6.8 अनुमान किया गया था फिस्कल डिफिसिट, वो बढ़ के कितना हो गया 6.9। और 2022-23 में हमारा जो फिस्कल डिफिसिट होगा वह 6.4 होगा। उसी तरह बताया गया रेवेन्यू डिफिसिट, ये 2021-22 में क्या था 5.1 रेवेन्यू डिफिसिट, 5.1 जीडीपी का अनुमान किया गया था। संशोधित अनुमान कितना आया 2021-22 में, यह रेवेन्यू डिफिसिट 4.7 हो गया, थोड़ा कम। और हमारे आप कह सकते हैं 2022-23 में जो रेवेन्यू डिफिसिट है वह कितना अनुमानित है 3.8%। तो इस तरह से आप इसको आप देख सकते हैं। फिर यहाँ पे देखिए प्राथमिक घाटा है जो 2021-22 में एस्टिमेट किया गया था 5.8%। फिर 2021 में इसका रियल ये था प्राइमरी डिफिसिट था 5.8। 2021-22 में बजट में जो अनुमान किया गया प्राइमरी डिफिसिट वो क्या था, वो 4.1। फिर 2021-22 में संशोधित जो एस्टिमेट किया गया तो वो 3.3। और हमारे 2022-23 में जो रहना है प्राइमरी डिफिसिट वो रहना है 2022-23 में 2.6। अर्थात जो फिस्कल ईयर शुरू होगा 1 अप्रैल से, हमारा जो 22-23 बजट का जो अनुमान किया गया है 22-23 के बजट में जो 22-23 वित्तीय वर्ष में जो प्राइमरी डिफिसिट होगा वह 2.6 होगा। आपको यह डेटा मुख्य रूप से ध्यान रखना है कि वित्तीय वर्ष 2022-23 जिसकी शुरुआत 1 अप्रैल से होगी उसमें प्राइमरी डिफिसिट कितना रहेगा, कितना अनुमान किया गया है 2.6। कहने का मतलब ये है कि आप यहाँ पे प्राइमरी डिफिसिट जो प्राथमिक घाटा है उसको भी जरा समझ लीजिए। यह कुछ और नहीं, जो हम लोन लेते हैं उस पर हम इंटरेस्ट पेमेंट करते हैं, तो जो फिस्कल डिफिसिट होता है हमारा उसमें से अगर हम लोन पेमेंट जो इंटरेस्ट लोन पर जो इंटरेस्ट पेमेंट हम करते हैं, अर्थात जो हम जो उधारी लेते हैं उस पर जो हम ब्याज देते हैं, उसको अगर हम फिस्कल डिफिसिट से माइनस कर देते हैं, जो बचता है वह प्राइमरी डिफिसिट हो जाता है। तो आप इसको ध्यान से पढ़ेंगे तो आपको याद रखना और आसान हो जाएगा। 2021-22 के लिए बजट में जो अनुमान किया गया है वह डेटा, 2021-22 में जो संशोधित अनुमान है वह डेटा, और 2022-23 में जो 2022-23 के बजट में जो अनुमान किया गया है 2022-23 वित्तीय वर्ष के लिए वह डेटा, यह तीनों इसमें स्पष्ट रूप से दिया गया है। 1-2 बार देखेंगे आप तो आपको खुद ब खुद याद आ जाएगा। अब इसी को इस ग्राफ के माध्यम से दिखाया गया है और रुपए के रूप में दिखाया गया है, जिसको मैं फिर से दोबारा रिपीट नहीं करूंगा। अब जरा देखते हैं इस बजट में सहकारी समिति के लिए क्या है, कोऑपरेटिव कमिटीज के लिए क्या है। तो इनमें जो वैकल्पिक न्यूनतम कर भुगतान, जिसको आप समझते होंगे अल्टरनेटिव, आप कह सकते हैं अल्टरनेटिव न्यूनतम कर भुगतान को 18.5% से घटाकर 15% कर दिया गया। यह किसके लिए किया गया है, वह कोऑपरेटिव कमिटीज के लिए ऐसा किया गया। मिनिमम अल्टरनेटिव टैक्स जिसको बोलते हैं, तो इसके लिए इसको घटाकर 18.5 से 15% किया गया है। सहकारी समिति और कंपनियों के लिए को सेम लेवल प्लेइंग फील्ड मिले, अर्थात समान अपॉर्चुनिटीज प्राप्त हो, इस बात की गुंजाइश रहेगी अब, ऐसा सरकार का कहना है इस बजट में। और उन सहकारी समितियों कोऑपरेटिव कमिटीज के लिए जो सर्च के लिए जो अधिभार की मौजूदा दर 12, अर्थात जो कोऑपरेटिव कमिटीज थी जिनके लिए सरचार्ज का रेट था 12%, उसको घटाकर 7% कर दिया गया है। और जिनकी कुल आमदनी क्या थी 1 करोड़ रुपए से अधिक और 10 करोड़ रुपए तक है, अर्थात 1 करोड़ से 10 करोड़ के बीच का जो कोऑपरेटिव कमिटीज है उनके लिए सरचार्ज का रेट जो है वो 12% से कम करके 7% कर दिया गया है। अब नेशनल पेंशन स्कीम में भी कुछ चेंजेस लाया गया है। वो क्या है, राज्य सरकार के कर्मचारियों के लिए एनपीएस खाते में नियोक्ता के योगदान पर, अर्थात इम्प्लॉय जो अपॉइंट करता है, आप कह सकते हैं रिक्रूटमेंट करता है, तो उनके योगदान पर जो कर कटौती की सीमा थी वो 10% से बढ़ाकर 14% करने का प्रस्ताव इसमें किया गया है। यहाँ यह भी इस बात को भी रूल आउट किया गया है कि राज्य सरकार के कर्मचारियों को केंद्र सरकार के समान सुविधा प्रदान करने में मदद मिलेगी, अर्थात ये जो चेंजेस लाया गया है 10 से 14%, इससे स्टेट जो फंक्शनरीज हैं, जो आप कह सकते हैं कर्मचारी हैं, उनको सेंट्रल गवर्नमेंट के समान ही सुविधा मिलेगी, उनको सोशल सिक्योरिटी का बेनिफिट दिए जाने का भी उपाय किया जाएगा। अब जरा देख लें वर्चुअल डिजिटल परिसंपत्ति, अर्थात वर्चुअल डिजिटल एसेट्स हैं उस पर किस तरह से
टैक्सेशन लागू किया जाना है। तो सबसे पहली बात तो ये है कि वर्चुअल डिजिटल परिसंपत्तियों के लिए विशेष कर प्रणाली लागू की है। एक डिजिटल जो एसेट्स होंगे उनके लिए एक नया टैक्स सिस्टम लाया गया है। वो क्या है, बड़ा स्पष्ट है। किसी भी वर्चुअल डिजिटल एसेट होगा, परिसंपत्ति के हस्तांतरण से होने वाली आय पर कर की दर होगी क्या, 30%। अर्थात डिजिटल एसेट को अगर आप ट्रांसफर करेंगे, अर्थात डिजिटल एसेट्स के ट्रांसफर से जो आपको इनकम प्राप्त होगा, उस इनकम पर आपको 30% टैक्स लगाया जाना है, फ्लैट रेट। डिजिटल एसेट को जो आप ट्रांसफर करेंगे एक दूसरे को, तो उससे जो आपको इनकम होना है उस पर आपको 30% टैक्स लगाया जाएगा। यही मुख्य घोषणा है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको इसको याद रखना है। फिर कस्टम ड्यूटी में भी थोड़ा बदलाव लाया गया है। फेसलेस सीमा शुल्क पूरी तरह स्थापित कर दिया गया है। फेसलेस कस्टम ड्यूटी, फेसलेस कस्टम ड्यूटी का मतलब है कि अब जो फिजिकल इंटरफेरेंस होता था, कहने का मतलब कि आप हम जैसे जो फंक्शनरी, जो कर्मचारी होते हैं, उनकी सहायता से जो हम कस्टम ड्यूटी जो हम डिटरमाइन करते हैं कि हाँ इस गुड्स पर इतना हुआ, अब उसकी गुंजाइश नहीं रह गई है, बल्कि टेक्नोलॉजिकल आप कह सकते हैं इन्हांसमेंट के माध्यम से टेक्नोलॉजिकली इस सिस्टम को इस तरह से अपग्रेड कर दिया गया है कि ये चीजें खुद ब खुद फिक्स हो जाएंगी, खुद ब खुद कितना कस्टम किस पर लगना है, किस गुड्स पर किस तरह से, उसको इस तरह से मैकेनाइज किया गया है। फेसलेस मतलब चेहरा विहीन, अर्थात फिजिकली आदमी के न रहते हुए भी कस्टम जो सेंटर्स हैं जहाँ पे कस्टम शुल्क वगैरह लगाया जाता है, उसको पूरी तरह से मैकेनाइज करके, डिजिटलाइज करके, और इस काम को इस तरह से किया गया है ताकि लेबर फोर्स के न होते हुए भी कस्टम शुल्क जो होता है, कस्टम से संबंधित सारे काम आसानी से फैसिलिटेट हो पाएंगे। यही इसका फेसलेस सीमा शुल्क का यही मतलब है कि फिजिकल इंटरफेरेंस को ऑलमोस्ट जीरो कर दिया गया है। सारी चीजें ऑटोमेटिक और मैकेनाइज कर दी गई हैं और इससे निश्चित रूप से काफी मदद मिलेगी। एक और बात, कैपिटल पूंजीगत वस्तुओं और परियोजनागत आयातों में रियायती दरों को क्रमिक रूप से हटाने और 7.5% असाधारण शुल्क लगाने का प्रस्ताव, अर्थात फ्लैट रेट लगाया जाएगा 7.5% का, किस पर, कैपिटल गुड्स और परियोजनागत आयातों, वैसा इंपोर्ट जो जो बेसिकली कैपिटल गुड्स हो, पूंजीगत वस्तु हो, अर्थात उद्योगों में उसका कह सकते हैं मेजर रोल होता है। और दूसरी जो प्रोजेक्ट्स हैं, परियोजनाएं हैं, उनमें जो आवश्यक चीजें हैं उनके लिए जो हम इंपोर्ट करेंगे, तो कैपिटल गुड्स को इंपोर्ट करेंगे या दूसरे ऐसे प्रोजेक्ट हैं जिनके लिए वस्तुओं को हम इंपोर्ट करेंगे, उन पर एक फ्लैट रेट से 7.5% का शुल्क लगाया जाना है, जिससे मेक इन इंडिया अर्थात डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज को इससे बढ़ावा मिलेगा। कई ऐसी चीजें हैं इंडस्ट्री को बिठाने के दौरान जिनकी आवश्यकता होती है कैपिटल गुड्स, जैसे आप मशीन है, टूल्स है, तो ये कहीं ना कहीं क्या है, ये कहीं ना कहीं इंडस्ट्रीज में इनका बहुत बड़ा रोल होता है। तो मेक इन इंडिया के दौरान स्टार्टअप्स और इंडस्ट्रीज को बिठाने पर जोर दिया जा रहा है, और इसके लिए अगर हमें इंपोर्ट करना भी पड़े कैपिटल गुड्स, छोटे मोटे टूल्स या मशीनें, तो उन पर एक फ्लैट रेट से 7.5% का सरचार्ज लगाया, ये कस्टम लगाया जाना है। कहीं ना कहीं इस कस्टम रिजिम को लिबरलाइज करने का एक तरीका है ताकि डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज को प्रॉप अप किया जा सके, उसको ग्रोथ उसका बनाया जा सके, उसको इंश्योर किया जा सके। सीमा शुल्क छूट एवं शुल्क सरलीकरण की समीक्षा, अर्थात सीमा शुल्क में जो छूट दी जाएगी उसको, इस प्रोसेस को जो सिंप्लीफाई किया गया है उसकी समय समय पर समीक्षा की जाएगी और देखा जाएगा कि किस हद तक यह जो एफर्ट्स लिए जा रहे हैं वो किस हद तक सफल हुए हैं, ताकि उनको और आगे प्रॉप अप किया जा सके, बढ़ाया जा सके। 305 से अधिक प्रस्तावित छूट प्रविष्टियों को धीरे धीरे हटाए जाने का प्रस्ताव है। इनमें कई कृषि उत्पाद, रसायन, वस्त्र, चिकित्सा उपकरण और दवाएं शामिल है जिनके लिए पर्याप्त घरेलू क्षमता मौजूद है, अर्थात वैसी चीजें जो हम खुद अपने घर में अर्थात अपने देश में बना सकें, तो उन चीजों पर ऐसे 350 जो प्रोडक्ट्स हैं उन पर छूट नहीं दिया जाना है, बल्कि छूट दी जाने वाली की जो कैटेगरी है, वैसे कैटेगरी वैसी वस्तुएं जिन पर छूट दी जाती है, अब उन पर छूट नहीं दी जाएगी। यहाँ जो जिनको अगर इंपोर्ट किया जाएगा तो उन पर छूट नहीं दी जाएगी, क्योंकि हमें अपने डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज को डेवलप करना है। तो इन बातों पर भी जोर है। कहीं ना कहीं मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत का जो कॉन्सेप्ट लाया गया है प्रेजेंट गवर्नमेंट के द्वारा, उसको प्रमोट करने के लिए ये सारे स्टेप्स लिए जाने हैं। अब जैसे देखिए रत्न और आभूषण, तो रत्न पत्थरों पर
हीरा और जो रत्न पत्थर है, प्रीशियस स्टोन्स है, उन पर सीमा शुल्क घटाकर 5% किया जा रहा है। सिर्फ केवल तराशे गए हीरो पर कुछ भी सीमा शुल्क नहीं लगेगा। जो तराशे हुए हीरे हैं उन पर कोई सीमा शुल्क नहीं लगना है। बाकी प्रीशियस स्टोन और डायमंड्स पर अब जो शुल्क लगेगा वो 5% लगेगा। कम मूल्य वाले इमिटेशन आभूषण का आयात को डिस्करेज करने के लिए इमिटेशन आभूषण का आयात पर प्रति किलो कम से कम 400 रुपए का सीमा शुल्क लगाया जाएगा। मतलब जो इमिटेशन ज्वेलरी होते हैं, जो आर्टिफिशियल ज्वेलरीज हैं, उनके इंपोर्ट को डिस्करेज करने की कोशिश की गई है और इसके लिए उस पर सीमा शुल्क 400 रुपए का प्रति किलो के हिसाब से लगाया जाना है। कुछ केमिकल्स की भी चर्चा की गई है इस कस्टम ड्यूटी के संदर्भ में। इसमें क्या कहा गया है कि जो मेथनॉल है, एसिटिक एसिड है, पेट्रोलियम शोधन से जुड़े हेवी फीड स्टॉक, इन सब पर सीमा शुल्क घटाया जा रहा है, अर्थात इनके इंपोर्ट को लिबरलाइज किया जा रहा है ताकि कहीं ना कहीं इसका उपयोग हमारी इंडस्ट्रीज में है। और उसके अलावा गैर मिश्रित नॉन ब्लेंडेड जो ईंधन है, फ्यूल है, उस पर 1 अक्टूबर 2022 से प्रति लीटर 2 रुपए का अतिरिक्त विभेदक डिफरेंशियल एक्साइज टैक्स लगाया जाएगा ताकि ईंधन के मिश्रण को बढ़ावा दिया जा सके। ईंधन के मिश्रण को बढ़ावा दिया जाने का मतलब है कि आप डीजल पेट्रोल में अगर इथेनॉल को मिलाया जाता है तो उसकी इफिशियंसी भी बढ़ जाती है और पॉल्यूशन भी उससे कम होता है। तो इस चीज़ को प्रमोट करने के लिए ऐसा किया जा रहा है। जो नॉन ब्लेंडेड जो फ्यूल हैं उन पर 1 अक्टूबर 2022 से प्रति लीटर 2 रुपए का अतिरिक्त विभेदक उत्पाद शुल्क लगेगा ताकि ईंधन के मिश्रण को बढ़ावा दिया जा सके। तो इस तरह से इस बजट में इतनी सारी महत्वपूर्ण बातें थी। जो इसमें महत्वपूर्ण बात है, जो एग्जाम की दृष्टि से ऑब्जेक्टिव एग्जाम्स में पूछे जाएंगे, उनको मैंने हाईलाइट करने की कोशिश की है। मैं भी कुछ मिस कर गया होगा मैं, तो काइंडली आप ध्यान से उसको देखेंगे, सुनेंगे। और साथ साथ मैंने जो इन्फोग्राफिक्स के लिए कुछ चार्ट्स दिए हैं वो मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से और पीटी दोनों के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, क्योंकि अगर आपको इलेबोरेट करना हो किसी पार्टिकुलर सेक्टर के लिए क्या किया गया है इस बजट में, तो आप उन पॉइंट्स के माध्यम से उसको इलेबोरेट कर सकते हैं। तो इसके साथ मैं आपसे यही कहूंगा, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो उसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करेंगे। और इसके बाद मैं बजट पर आधारित 50 बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न लाऊंगा जो इस बजट पर ही बेस्ड होगा। आप उसको देखने और सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। इसी के साथ आपसे विदा चाहूंगा। थैंक यू वेरी मच।